हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं प्रियंका चौधरी, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज फिर से हम लोग एक नया सीरीज़ जो है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो आज हम लेने वाले हैं। तो हम ना ही केवल उसका सही आंसर जानेंगे बट उसके पीछे का जो पूरा कंसेप्ट है, पूरा फाउंडेशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको हर चीज़ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही दिखेगी। मेरा एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो प्योरली हिंदी में रखने की कोशिश करूँगी एक्सप्लेनेशन, बाकी वर्ड्स वगैरह थोड़े से इंग्लिश में रह सकते हैं। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज इट हैज़, हमें पता है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे उसके कंपाउंड्स बनते हैं, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है? सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कैटिनेशन पावर का? तो कैटिनेशन मतलब एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, यानी कि किसी भी एटम के अंदर क्षमता कि वो बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स बना सके। तो हमें पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है ना, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसके लास्ट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये चारों दिशाओं से इजीली बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से ये सब जगह से इसके बहुत लंबे लंबे चेन्स भी पॉसिबल हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स भी पॉसिबल है। तो यही रीज़न है कार्बन का, इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी या पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन डायमंड, डायमंड में कौन सा केमिकल बॉन्ड उपस्थित होता है? तो जनरली देखिए आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, सारे टाइप के इसमें बॉन्ड्स बताए। मैं सबके बारे में हल्का हल्का बता देती हूँ। मेटेलिक बॉन्ड यानी कि जो सिर्फ मेटल्स में पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि डायमंड किससे बनता है? डायमंड कार्बन से। तो कार्बन तो ये तो नॉन मेटल है ना, तो मेटेलिक बॉन्ड तो इसमें प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर हो और वो पूरा का पूरा किसी को डोनेट कर दे, तो हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें भी ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। ठीक है, पीछे बचे आयनिक और कोवेलेंट। अब कार्बन का क्या होता है? ये क्यूबिक फॉर्म में रहता है, इस तरीके से इसके अंदर पूरे डायमंड के अंदर इस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है क्यूबिक के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की परिभाषा क्या होती है कि ये वो बॉन्ड होता है जो नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में पाया जाता है। तो हमें पता है कार्बन और कार्बन के बीच में हो रहा है बॉन्ड डायमंड के अंदर, तो वो क्या है? नॉन मेटल टू नॉन मेटल, तो वो क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा किस में होते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, राइट? तो हमारा राइट आंसर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, लेड पेंसिल कंटेन्स, देखते ही आपको लग रहा होगा इसका सही आंसर तो लेड है, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेड पेंसिल नाम में इसके भले ही लेड है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट भी कुछ भी नहीं है, कार्बन ही है। जैसे अभी डायमंड पढ़ा था, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स इनको बोलते हैं। केमिकली तो कार्बन ही है, लेकिन फिजिकली इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, लेड नहीं होता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट इज, मैं दोनों का ही बता देती हूँ। इसमें ग्रेफाइट के बारे में बात की है, मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की बात बताती हूँ। तो इसमें ये दो आंसर्स जो हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, नन ऑफ दिस नहीं है। पिकोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -12 मीटर्स। ओके, तो इसमें से एक डायमंड का है, एक ग्रेफाइट का है। तो ग्रेफाइट का होता है 335 पिकोमीटर। ये लगभग आपको कुछ कुछ बुक्स में 340 पिकोमीटर भी दिखेगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है। 35, 40 लगभग सेम ही रहता है। तो 340 या 335 आपको बेसिकली फिगर याद रखना है, 300 इतना। ठीक है, और डायमंड में होता है 154 पिकोमीटर। ये होता है डायमंड में, ये होता है ग्रेफाइट में। तो इस तरीके से ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है ना ट्रू फॉल्स में कि किस में ज़्यादा होता है। तो ग्रेफाइट में थोड़ा सा लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसका दूसरा तरीका पूछने का क्या है? पिकोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम देख सकते हैं, तो 3.35 एंगस्ट्रॉम या फिर 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। पिकोमीटर होता है -12, एंगस्ट्रॉम होता है -10। तो 1.54 एंगस्ट्रॉम भी देख सकते हैं। तो
अब फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, 154 हमने पढ़ा था, यहाँ पे तो 1.54 हो गया है। तो सब खेल किसका है? यूनिट का। ऑलराइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्वेश्चन में ग्रेफाइट का पूछता है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज, हाँ, ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, किस वजह से? फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझाती हूँ बहुत आराम से। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फिजन होता है, जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट जाता है दो अलग अलग में, ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में। फिजन मतलब तोड़ना, टूट जाता है, कट डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, इसमें एमिशन होता है फ्री न्यूट्रॉन्स का। हाँ, न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब इन न्यूट्रॉन्स को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और एक्सप्लोजन्स होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो हमको इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन की रिड्यूस, कम कर देते हैं, उनकी वेलोसिटी स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर सके। राइट, तो ये राइट आंसर है। इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताती हूँ, ग्रेफाइट के अलावा D2O, जिसे हैवी वाटर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हैवी वाटर, भारी पानी, है ना, ये भी कहा जाता है। तो ग्रेफाइट भी इस्तेमाल होता है और D2O भी इस्तेमाल होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर बिकॉज, एक बहुत अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। क्यों? तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पक्का घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखे वो आपको टिक करना है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताऊं तो जनरली कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, लेकिन ग्रेफाइट में ये 3 तरफ से ही बॉन्ड बनाता है और एक अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है। तीनों तरफ इसके कार्बन है, ठीक है, लेकिन हर कार्बन पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो फ्री स्टेट में घूमता है। उसी की वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड्स में क्या होता है? डायमंड्स में चारों तरफ से कार्बन जो है घिरा हुआ होता है, बॉन्ड बनाकर रखता है, इसीलिए डायमंड्स गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ग्रेफाइट में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के ये सारे फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, ये तो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये है अमॉर्फस फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म कार्बन का कौन सा होता है? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो आता है, डी, चारकोल, लकड़ी का कोयला, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन के सारे ये क्या है? एलोट्रॉप्स है, अलग अलग। केमिकली तो कार्बन ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे मैं आपको 3 कंसेप्ट्स बताऊंगी, आपने सुने होंगे, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब भाई बहन टाइप के ही साउंड करते हैं। कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और एक है वाटर गैस। हाँ, ये 3 तरीके की गैसेज है, हमेशा कंफ्यूज करती है ये, इनको एक साथ ही ले लेते हैं। कोल गैस क्या होती है? इसका राइट आंसर तो ये बी है, H2, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। ये अगर 3 है तो ये कोल गैस है। प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। वाटर गैस होती है H2 यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये अच्छे से घोट के पी लो, इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कोल गैस में 3 है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। वाटर गैस में H2, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल, आगे बढ़े, बाकी तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, आ गया क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस अभी मैंने बताई आपको, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके।
विच हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। पहली बात तो है कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, एकदम साफ साफ सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो किसी भी चीज़ का कोई भी एक फिक्स अमाउंट जिसको अगर मैं मतलब उसको बर्न करूँ तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकल रही है। तो अगर अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कम से कम चीज़ से भी बहुत अधिक से अधिक अगर ऊर्जा निकल रही है तो उसका मतलब उसकी बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है। मैंने इतना सारा अमाउंट ले लिया लेकिन उससे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज हो रहा है जितना मुझे चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू कम हो गई। तो हम लोग क्या है, बड़े ही स्वार्थी होते, ग्रीडी। हमको क्या चाहिए, हम कम से कम चीज़ का इस्तेमाल करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से किसकी है, कोल गैस, कोयला गैस। ठीक है, कोल गैस जस्ट अभी हमने पढ़ी थी वही वाली है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या कंसिडर करना है, अबव इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। 4 है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है, चारों पता होने ज़रूरी नहीं है, हम एलिमिनेशन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। डायमंड इज़ हार्ड, हमें पता है डायमंड तो हार्ड होता है एंड ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था, डायमंड में क्या होता है, जो कार्बन के चारों तरफ से वो कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है ना, और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डायमंड बहुत हार्ड होता है लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो हमें राइट ही बताना है, तो फर्स्ट इज राइट। इसमें से फर्स्ट कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। इसमें भी है। चलिए आगे। डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर हमें पता है ये सही है तो डेफिनेटली सेकंड वाला क्या होगा, रॉन्ग ही होगा। सेकंड देख लो कहाँ है, इसी में ही था, ये तो वैसे ही कट गया। नेक्स्ट, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। अभी हमने बात की थी डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता लेकिन ग्रेफाइट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो इसके हिसाब से अच्छा तीसरा ये, हाँ डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है, बिल्कुल सही है, और ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। थर्ड पॉइंट सही है, फोर्थ पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए। एकदम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसी तरीके से ये लोग एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर। हमारे एयर में हमें पता है बहुत मिक्सचर, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो कौन कौन सी गैसेस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए यही खराब कर देते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग नहीं। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, हाँ सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कुछ कुछ होता है। तो हम फटाफट देखने की कोशिश करते हैं, हाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे ये रहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये राइट आंसर है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में होता है, तो पहले तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो कि लगभग हम अज्यूम करते हैं 78%। फिर ऑक्सीजन होता है जो कि 21% के आसपास हम इसको अज्यूम करते हैं। फिर आर्गन होता है जो कि 0.9% होता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रेस्ट ऑफ द गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे 0.03% के आसपास होता है। यहाँ पर हमें इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आर्गन तक हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे कम क्या हुआ, आर्गन, ये रहा आर्गन, देखो और किसी ऑप्शन में ही नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी, सबसे कम आर्गन है, फिर इंक्रीज में ऑक्सीजन, फिर सबसे अधिक नाइट्रोजन। ओके, आंसर नंबर बी। हड़बड़ाना नहीं, आराम से सॉल्व करना है। विच कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन एयर एज अ पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो जनरली जो बारिश होती है, बारिश में तो हमारा सिंपल वाटर होता है, एसिड मतलब कि उस पानी के अंदर एसिड आ गया तो वो एसिड रेन बन गई। तो एसिड क्या होती हैं जनरली, H2SO4 हो सकती है या HNO3 निट्रिक एसिड हो सकती है। ठीक है, एसिड रेन में ये दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब हमारे एयर में सल्फर के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं
और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी बारिश है H2O, वो जैसे ही हमारे वातावरण में, पता है क्योंकि व्हीकल से, इंडस्ट्री से, धुआं वगैरह से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं, तो वाटर सल्फ़र के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर निट्रिक एसिड बना देता है और फिर ये क्या बना देता है, एसिड रेन। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SO2। अगर इसके अंदर N, ये X का क्या मतलब है, मतलब 2, 3, 4 आप इसमें ऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं, SOX मतलब सल्फर के जो भी ऑक्साइड्स हैं, SO2, SO3 कुछ भी ले सकते हैं। तो राइट आंसर इज SO2, बट NOx अगर ये भी होता तो ये भी राइट आंसर होता। इन दो की वजह से ही एसिड रेन होता है, और एसिड कौन होता है, H2SO4 एंड HNO3। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम कोई भी एंगल छोड़े क्यों। दी ओजोन लेयर इज मेनली डैमेज्ड बाय, हमें पता है हमारे वातावरण में एक बहुत अच्छी सी ओजोन लेयर है जो कि सीधे सीधे सनलाइट की एनर्जी को हमारे यहाँ पे गिरने से बचाती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। तो ओजोन लेयर इज़ मेनली डैमेज्ड बाय, तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज, खराब, टूट किस वजह से रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये सारी की सारी तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में आ जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, है ना, ये कहाँ से निकलती है, एसीज जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है उसमें से ये सब निकलती है। और अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो एक क्लोरीन एटम है वो हमारे तकरीबन 1 लाख ओजोन लेयर को तोड़ने की या उसको ख़त्म करने की क्षमता रखता है, सिर्फ एक क्लोरीन एटम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो इतना ज़्यादा डेंजरस है ये हमारी ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मुझे एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, इससे हम एयर को क्या करते हैं, कम्प्लीटली हटा, इसके अंदर जो एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब मिलेगा उसके अंदर, तो हम एयर को नहीं, उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन है, ये फिलामेंट जिसको बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाता है तो वो काम नहीं करता। तो क्या होता है, जैसे ही अपन बल्ब ऑन करते हैं तो वो जो टंगस्टन फिलामेंट है वो गर्म होता है, गर्म होता है तो क्या होता है, अगर इसके अंदर एयर मौजूद हुई तो एयर में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन करने का, है ना, ऑक्सीडेशन करता है ये। तो क्या होगा, अगर इसमें एयर मौजूद हुई तो इस टंगस्टन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसके बाद में ये बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर से एयर हटा देते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, एयर हटा के इसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, या तो नाइट्रोजन फिल कर देते हैं या आर्गन गैस फिल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या होती है, नॉन रिएक्टिव, किसी भी चीज़ से कोई रिएक्शन नहीं करती है, तो हमारे लिए बहुत सेफ होती है। तो इसका राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। अगर हम एयर रिमूव नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली बर्स्टिंग ऑफ बल्ब, बल्ब भी टूट सकता है। ये बाद की कंडीशन है, कुछ कुछ बुक्स में ना अगर सपोज कीजिए ये ऑप्शन नहीं है और सीधा लिखा है बर्स्टिंग ऑफ द बल्ब, बल्ब का टूट जाना, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन होने के बाद बल्ब टूट जाएगा, बट पहले ये प्रक्रिया होगी उसके बाद ये चीज़ होगी। गेटिंग माई पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ना बर्स्टिंग ऑफ वो भी दे रखा होता है, बट जब दोनों ऑप्शन साथ में देते हैं तो वी हैव टू गो विद द मोर एक्यूरेट वन। ये तो उसी का ही डीप पार्ट है, छोड़ो उसको। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, बड़ा ईजी सा कंसेप्शन, हमेशा ऐसे पूछ लेते हैं, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो ऊपर की 3 दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, है ना, इसको इनहेल करने से हम हंसने लग जाते हैं, लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे बताती हूँ। जब भी सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, हमारे पृथ्वी पे,
तो कुछ गैसेस होती हैं जो इस सनलाइट को ट्रैप कर देती है ना, इसको ट्रैप करके जाने नहीं देती वापस। तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगता है, ठीक है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशंस प्रोड्यूस होने लगती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये होती हैं जो ट्रैप कर देती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिकली इसका काम होता है ओजोन लेयर को ख़राब करना। तो जहाँ पे भी ओजोन लेयर की बात आए वहाँ पर ये हमको लिखना है, जहाँ पर ग्रीन हाउस की बात आए ये तीन तो याद ही कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। राइट आंसर इज डी। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट वन, ठीक है। इसके लिए हमें चारों पता होने चाहिए। अगर कोई एक आपको सॉलिड पता है, जैसे अगर आप ये सारा पढ़ोगे, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये सबको पता होगा कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी के अंदर, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग वाटर। अगर हम पानी को गर्म करेंगे और हम सोचें कि परमानेंट हार्डनेस चली जाए, तो वो सिर्फ बॉइलिंग करने से नहीं जाती है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन यही हो गया। ये कह रहा है कि इट कैन बी, हो सकता है, लेकिन हमें पता है इम्पॉसिबल है। परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग, पानी को बॉईल करने से नहीं जाती है। बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए। हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन इट्स सोप कंज्यूमिंग पावर। क्या मतलब है? जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब कि पानी हार्ड वाटर हम किसको बोलते हैं, जब हम उसको किसी भी सोप के साथ इस्तेमाल करते हैं तो झाग नहीं बनता है, स्कम बन जाता है, प्रेसिपिटेट वाइट सा अलग अलग सा ही दिखता है वो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हार्ड वाटर है। तो अगर हम हार्ड वाटर के साथ अगर हम सोप, जो हमारा साबुन है, उसको रगड़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल कंज्यूम मोर, ज़्यादा सोप हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि झाग बनेगा ही नहीं। तो हम क्या सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो साबुन को कि झाग बने। तो इट डिपेंड्स अपॉन सोप। अगर ज़्यादा हमें साबुन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो पानी क्या है, हार्ड वाटर है। सही बात है ये। टेम्पररी हार्डनेस, थोड़ी देर की जो हार्डनेस होती है, इट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल सही बात है। जब भी बाइकार्बोनेट्स की बात हम करते हैं तो वो टेम्पररी हार्डनेस होती है। जब भी हम अभी आएगा और परमानेंट हार्डनेस इट इज ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। आ गया, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। जब भी इन आयंस की मैं बात करूंगी तो मैं बात कर रही हूँ परमानेंट हार्डनेस की, और अगर मैं बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की बात कर रही हूँ तो वो आएगा टेम्पररी हार्डनेस की। एकदम सीधी सीधी प्रॉपर्टी है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की, ठीक है। और ये तो हमने पहले ही पता कर लिया। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। हाँ, जो टेम्परेरी हार्डनेस है, हमें पता है टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स, राइट। किस चीज़ को मिलाने से वो रिमूव निकल जाएगी, तो इसका राइट आंसर है सी, बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल होता है पानी में, और निकल जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और हम इसको ईजीली फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं हमारे पानी से। तो टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से रिमूव हो सकता है। आगे अगर सपोज कीजिए और क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे रिमूव हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। डीआयनाइज्ड वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। हाँ, डीआयनाइज्ड वाटर कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट आंसर इज आयन एक्सचेंज। समझाऊंगी बट पूरा। डीआयनाइज्ड वाटर मतलब क्या, पानी H2O डीआयनाइज, हमें पता है कि जो भी पानी होता है उसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। प्लीज़ ये ध्यान रखना, आगे एक दो और कंसेप्ट्स आएंगे। पानी के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं और मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डीआयनाइज्ड वाटर का क्या मतलब है कि इसमें जो भी आयंस है वो हट चुके हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज ज़रूरी नहीं हटे हो, मिनरल्स ज़रूरी नहीं हटे हो, लेकिन डीआयनाइज यानी इसमें आयंस हट गए हैं। आयंस क्या होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। कटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड अनायंस। तो इनको डीआयनाइज, अगर मुझे पानी से अनायंस हटाने हैं, ठीक है, पानी से आयंस हटाने, तो मैं कैसे हटाऊंगी, मैं इस्तेमाल करूंगी कैथोड और एनोड का, ठीक है।
कैथोड और एनोड का। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होती है, एनोड पॉजिटिवली। जैसे ही पानी मैं यहाँ से इसको डिस्चार्ज करूँगी तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो कैथोड पे जाके जमा हो जाएंगे, जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है वो एनोड पे आके जमा हो जाएंगे और हमारा पानी यहाँ से फिल्टर आउट होके चला जाएगा और उस पानी में अब किसी भी प्रकार की कोई भी आयन मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। आयन भी याद रखोगे तो चलेगा। डी आयनाइज कैसे करते हैं, आयन को एक्सचेंज कर दिया, कैथोड की तरफ कैटायंस चले गए, एनोड की तरफ एनायंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाँ परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। अभी मैंने आपको टेम्पररी और परमानेंट दोनों बहुत अच्छे से बताया था, है ना। टेम्पररी वाला क्या था, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, परमानेंट थे क्लोरेट्स एंड सल्फेट्स की वजह से। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। फर्स्ट एंड थर्ड, ये थोड़ा गलत है, ये 3 है एक्चुअली, मिस टाइप हो गया है, इट इज़ 3। सो राइट आंसर इज 1 and 3। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स परमानेंट वाटर का हार्डनेस का शो करता है। ओके, अब तो रट गया होगा आपको। ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है बट देखिएगा। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 50, मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अपन ने 50-50 ml के 4 सैंपल्स ले लिए हैं, जिसको हमने 100 ml के बीकर में, 4 अलग अलग बीकर है उसमें हमने 4 अलग अलग सैंपल्स डाल दिए, जो कि ये है डिस्टिल वाटर, बॉटल मिनरल वाटर, वेल वाटर एंड सी वाटर। ये 4 मेरे सैंपल्स है। ये पूछ रहा है कि लोअर मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इन सब में से। ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु जिसको आप बोलते हैं, सबसे कम किसका होगा। तो इसका राइट आंसर इज ए, डिस्टिल वाटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कब है, जब भी हमारे सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज़ आने लगती हैं, कोई भी चीज़ें दूसरी तीसरी चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जब भी इम्प्योरिटीज़ घुलेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जितनी कम इम्प्योरिटीज़ या कम मिक्सचर होगा उस सैंपल में, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, जो डिस्टिलेशन प्रक्रिया से बनाया जाता है और इसमें प्योर H2O होता है, इसमें कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ें मिक्स नहीं होती है। तो डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट देख लो बॉटल्ड मिनरल वाटर। अब ये भी इसमें क्या है, मिनरल्स आ जाएंगे, इसमें मिनरल्स नहीं थे, है ना। डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होते, सिर्फ H2O होता है, इसमें मिनरल आ गया तो एक्स्ट्रा चीज़ होगी। वेल वाटर, कुएं का पानी है, वो तो शुद्ध तो हो नहीं सकता, कुएं का पानी मिट्टी से निकला है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। और भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी तो ये सी वाटर, समुद्र का जल, जिसमें NaCl भी आ जाएगा आपका, सॉलिड NaCl। तो बहुत यहाँ पर आते आते तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे कम होगा हमारा डिस्टिल वाटर। तो इसका कंसेप्ट क्या है, जितनी कम इम्प्योरिटीज़ उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। Which one among the following is used as a moderator in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मॉडरेटर्स क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट था एक हमारा, है ना, कार्बन, और मैंने एक्स्ट्रा एक और बता दिया था D2O, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। तो देखिए ये रहा हैवी वाटर, हैवी हाइड्रोजन कुछ नहीं, ठीक है, हैवी वाटर D2O। जनरली तो वाटर H2O होता है, हम हाइड्रोजन की जगह पे इसका एक आइसोटोप यूज कर देते हैं, ड्यूटेरियम, तो हैवी वाटर बन जाता है क्योंकि इसका मास इससे 1 यूनिट ज़्यादा है। तो हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, ये एकदम से झटका दे देता है मेरे को, ऐसे पता नहीं क्या ही दब जाता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Which among the following elements, metals, pollutes the air of a city having large number of automobiles? ठीक है, प्रदूषित करता है ना, पोल्यूट करता है, कौन सा मेटल की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा इसका आंसर है लेड। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, C2H5 टेट्रा इथाइल लेड, ये है वो कंपोनेंट। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड जो है, ये मेटल जो है, ये तो कंपाउंड है, इसमें जो लेड मेटल है ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। और इसका एक और काम है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इस पे ऑलरेडी प्रश्न बन चुका था, एक किसी एग्जाम में आ चुका है कि एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा होता है, तो वो टेट्रा इथाइल लेड होता है। मेटल क्या होता है, लेड होता है उसके अंदर, बहुत है इतना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलम इज यूज्ड एज, एलम क्या होता है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, इसलिए हमने सल्फेट 2 ले लिया ताकि -4 और 3 + 1 4, +4 एंड -4 वैलेंसी का है, वो बताया मैंने आपको। ये है हमारा एलम। एलम का क्या काम होता है? प्यूरिफायर फॉर वाटर, पानी की शुद्धिकरण करता है, पानी को प्यूरिफाई करता है। इसका एक और होता है डिसइंफेक्टेंट भी बोला जाता है इसको, कि इन्फेक्शंस अगर कुछ होता है तो उसको रिमूव करने का भी काम करते हैं। मेन अपन को ये बोलना है कि प्यूरिफाई ऑफ वाटर, ठीक है। कभी कभी प्यूरिफाई नहीं देके डिसइंफेक्टेंट भी दे देते हैं, तो वो भी सही है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन, ठीक है, सीधा साधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्या है? तो ये सब में देखो, सैंड सब में है, याद रखना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, ये हमारा बेकिंग सोडा है। तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर किस चीज़ का मिक्सचर है? सैंड यानी मिट्टी और बेकिंग सोडा का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई रूल नहीं लग रहा, कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें। ट्राइकोल, ट्राइकोल हाँ जी पढ़ा होगा तो आ जाएगा। ट्राइकोल क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, और इसका दूसरा निकनेम क्या है? ट्राइकोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर मॉलिक्यूल? लीनियर यानी सीधा मॉलिक्यूल, आड़ा टेढ़ा नहीं। तो एक बार सबके स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। H2O, तो ये तो V शेप का है, एंगुलर है, तो ये हमारा ऑप्शन कट। CO2 लीनियर है, सीधा है, बिल्कुल सही आंसर है। N2O3 ये भी लीनियर तो है नहीं, आड़ा टेढ़ा ही है। NO2 इस तरीके से, तो ये भी क्या है? एंगुलर है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? CO2। अगर आपको बाकी नहीं भी आता है, जैसे H2 सबको आता है, CO2 ये हो सकता है शायद आपको बनाना ना आए, लेकिन अब आपको पता है CO2 तो सीधा ही होता है, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली भी काम ले सकते हैं हम। कार्बोजन इज अ मिक्सचर ऑफ, इसी से आंसर बताती हूँ। ओजन, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन पकड़ लो। कार्बो यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। याद करने का तरीका, कार्बोजन कैसे बन रहा है? कार्बो यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जेन मतलब ऑक्सीजन, तो कार्बोजन इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स। पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत वाला हमको स्टेटमेंट चूज करना है। तो गलत वाला कौन सा देख लेते हैं। सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई कोल्ड, मैंने अभी क्या बताया? ड्राई आइस बोला था मैंने अभी। जो सॉलिड CO2 हम सबको पता है क्या होती है? गैस होती है, ठीक है, लेकिन उसको अब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिड CO2 जो होता है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, और ट्राइकोल भी बोला जाता है। तो पहले में ही पता चल गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी बाकी के सारे सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज काम ही आएंगी। ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर पर अगर उसको लेके आना है तो हम सॉलिड CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इट सब्लिम्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पे सब्लिमेशन शो करता है, क्योंकि सॉलिड CO2 है, सॉलिड है। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सीधा का सीधा किस में चले जाना? गैस में, यानी लिक्विड द्रव अवस्था बीच में आती ही नहीं है, सॉलिड से सीधा गैस में चला गया, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ड्राई आइस तो हो गया सॉलिड, हीटिंग करने पर ये सब्लिमेशन शो करता है, बिल्कुल सही है। ड्राई आइस इज कोवेलेंट सॉलिड, हाँ। CO2 इसके अंदर कौन सा बंद है? सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड को याद करने का तरीका, ये किसके बीच में होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो आप देख लो, कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? नॉन मेटल, दोनों P ब्लॉक में है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल सही। तीनों बातें सही हैं, ऊपर वाली एक गलत है, तो राइट आंसर अपन का ए हो गया। इस तरीके से ट्रिक से काम करना है। एन एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये बड़ा गंदा सा क्वेश्चन लग रहा होगा सुनते ही, ना ही एनहाइड्राइड पता है ना ही कार्बोनिक एसिड पता है। समझाती हूँ। कार्बोनिक एसिड का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, H2CO3, ये हमारा कार्बोनिक एसिड है। एनहाइड्राइड ऐसा समझाऊंगे, इसके बाद कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में से H2O को माइनस कर दो, रिमूव H2O, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। तो देखिए H2CO3 में से मैं H2O निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा?
CO2। तो एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होगा? CO2। एनहाइड्राइड में कुछ नहीं करना, उसी चीज़ में से -H2O निकाल देना है आपको, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन इसी से इसी के आगे बढ़ा देती हूँ मैं। CH3COOH है ना, ये क्या है? एसिटिक एसिड। तो पूछ लेते हैं एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा। तो मुझे क्या निकालना है? H2O। तो ये मेरे को 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, CH3COOCOCH3। तो अब देखिए, दो मैंने एसिटिक एसिड लिए, CH3 CO ये एक O है और यहाँ का ये एक OH और दूसरे एसिटिक एसिड का H। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए? H2O रिमूव हो गया और ये मेरे को क्या मिल गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत सारे रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यानी H2O निकाल दो, जो पीछे बचा वो एनहाइड्राइड है। तो इसी के साथ हमारे हो गए सारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कंसेप्ट समझने की वो भूख रखिए, राइट आंसर क्या है टिक कर दो, रट लो, वो हमको उस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजीली सब क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।